नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद पटेल और स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। सबसे पहले तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। दोस्तों, आज के क्लास में हम चर्चा करेंगे शिक्षा नीतियों के बारे में और फोकस करेंगे नई शिक्षा नीति 2020 को। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम। शिक्षा नीति होता क्या है? दोस्तों, किसी भी देश को विकसित बनने के लिए, आगे बढ़ने के लिए उसकी अर्थव्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए। अर्थव्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था ही किसी राष्ट्र की नींव होती है। तो हमारा जो भारत देश है, 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। आज़ादी के बाद हमारी अर्थव्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था दोनों चरमराई हुई थी। उसी को ठीक करने के लिए सन 1948 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक शिक्षा आयोग का गठन किया गया और उनकी जो सिफारिशें थी उनके आधार पर शिक्षा प्रणाली को व्यवस्थित करने का काम शुरू कर दिया गया। वहीं पर 1952 में लक्ष्मण स्वामी मुदलियार की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया और 1964 में दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में एक शिक्षा आयोग का गठन किया गया, जिनकी अनुशंसाओं, जिनकी सिफारिशों के आधार पर सन 1968 में हमारे भारत देश की सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई। अब यह शिक्षा नीति जो है, देश की रीढ़ की हड्डी होने के कारण, नींव होने के कारण उसे भारतीय संविधान में रखा गया। भारतीय संविधान के चौथे भाग देश के नीति निर्देशक तत्व में उसको शामिल कर लिया गया और कहा गया कि सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसी को आधार मानते हुए सभी शिक्षा नीतियां लागू की गई। तो देखते हैं दोस्तों कि हमारी देश की सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या कहती है। दोस्तों, जैसा हम जानते हैं कि कोठारी आयोग का गठन किया गया था, जो कि सन 1966 में अपना रिपोर्ट तैयार किया और सरकार को सौंपा। 5 अप्रैल 1967 को इसी कोठारी आयोग के सिफारिशों के आधार पर संसदीय समिति का गठन किया गया और 1968 में शीतकालीन सत्र में उसकी चर्चा की गई और उसको मान लिया गया और उसी को 24 जुलाई 1968 को लागू कर दिया गया, घोषित कर दिया गया। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी और मानव संसाधन मंत्री डॉक्टर त्रिगुना सेन जी थे। इसमें कहा गया दोस्तों, घोषणा किया गया कि हम जो है जीडीपी का 6% व्यय करेंगे, परंतु उस समय हमारे देश की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण यह लागू नहीं किया जा सका। 6% व्यय नहीं किया गया शिक्षा के लिए। दूसरा, सामाजिक राष्ट्रीय एकीकरण। इस बिंदु का आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों कि आप 1962 में देखेंगे तो 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ और 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ और इसी बीच जो है दोस्तों हमारे यहाँ अकाल पड़ा। तो युद्ध होने के कारण यह जरूरी था कि बच्चों में राष्ट्रीय भावना को विकसित किया जाए, इसलिए सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकीकरण की भावना को फोकस किया गया, शामिल किया गया। इनके साथ ही साथ सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को भी ध्यान में रखा गया। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 10+2+3 शिक्षा प्रणाली को लागू करने की बात कही गई। 10+2 जो है स्कूल शिक्षा के लिए था और 3 जो है आपका ग्रेजुएशन के लिए था, उच्च शिक्षा के लिए था। 10+2 का अर्थ है कि बच्चा 10 साल पहले स्कूल में बिताएगा, उसके बाद एक एग्ज़ाम लिया जाएगा, फिर अगला 2 साल बिताएगा, फिर उसके बाद एक एग्ज़ाम लिया जाएगा। इसको हम कहते हैं 10+2 शिक्षा प्रणाली। और जैसा कि हमारे संविधान में कहा गया है कि 14 वर्ष तक निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा दिया जाना चाहिए। वहीं पर माध्यमिक स्तर तक त्रिभाषा सूत्र लागू किया गया। आप देखे होंगे कि हम जो है पहले
3 भाषा को पढ़े हैं। एक हिंदी पढ़ते थे, एक इंग्लिश पढ़ते थे और एक संस्कृत पर पढ़ाई करते थे। तो यह जो है नीति सन 1968 पे लागू किया गया था, उसी के आधार पर हम आज अध्ययन करते हैं। साथ ही साथ विज्ञान एवं अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित किया गया और कहा गया कि शिक्षक की गुणवत्ता को बढ़ाना है और उनको प्रशिक्षित किए जाने पर ध्यान देने की बात कही गई। उस समय पाठ्य पुस्तक में अच्छी क्वालिटी और सस्ती दर पर उपलब्ध कराने की बात भी कही गई थी। यह सब तो घोषणा था दोस्तों, पर कितना लागू हुआ यह समय ही बताता है। पर जितना कहा गया था उतना सुचारू रूप से लागू नहीं हो पाया। इस शिक्षा नीति की बहुत सारी खामियां भी नजर आईं। अब हम देखते हैं दोस्तों कि अगला शिक्षा नीति जो है हमारे पास कब लागू किया गया, हमारे देश में कब लागू किया गया। हमारी जो अगला राष्ट्रीय शिक्षा नीति था सन 1986 में प्रस्तुत किया गया, लाया गया। अब इसकी थोड़ी इतिहास की ओर देखें तो 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार बनी, जो 1968 की कमियों पर ध्यान दिया और 10+2+3 शिक्षा नीति के हटाकर 8+4+3 पर विचार किए जाने की बात कही। उस पर विचार किया गया और इसको लागू करने के लिए 1979 में घोषणा भी कर दिया गया, पर लागू नहीं हो पाया। सरकार जो है अस्थिर हो गई, उसको लागू नहीं कर पाया। अब 1951 से लेकर 1983 के बीच शिक्षा व्यवस्था पर क्या क्या हुआ, उसके क्या फायदे हुए, कौन से पक्ष में नुकसान हुआ, सबको एक रिसर्च किया गया और उस रिसर्च को शिक्षा की चुनौती नाम से प्रकाशित किया गया। इस शिक्षा की चुनौती में जितने भी वर्ग के लोग थे, बौद्धिक वर्ग, सामाजिक वर्ग, राजनीतिक वर्ग, व्यावसायिक वर्ग और प्रशासनिक वर्ग, सबसे सलाह मशवरा किया गया और सबकी टिप्पणियों पर ध्यान दिया गया और उसी आधार पर पहली सुचारू या लंबे समय तक चलने वाली राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया गया, जिसे नई शिक्षा नीति 1986 के नाम से जानते हैं। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे और मानव संसाधन मंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव जी थे। इसमें कहा गया कि शिक्षा सबके लिए आवश्यक है। मतलब ऐसा नहीं है कि शिक्षा सिर्फ बालकों के लिए है या बच्चों के लिए है। इसमें यह शामिल किया गया कि शिक्षा कोई भी वर्ग का व्यक्ति ले सकता है, चाहे वह बालक हो, चाहे वह युवा हो, चाहे वह प्रौढ़ हो, चाहे वृद्ध हो। जो शिक्षा लेना चाहता है हर कोई शिक्षा ले सकता है। साथ ही साथ कहा गया समानता के लिए शिक्षा। इसका मतलब है कि सभी वर्ग, महिला भी उतना हक है, महिला को भी उतना हक है पढ़ने के लिए, पुरुष भी पढ़ सकता है, दिव्यांग भी पढ़ सकते हैं। हर वर्ग के लोगों के लिए शिक्षा है और सभी को समान अवसर मिलना चाहिए। और इसमें शिक्षकों की शिक्षा, कार्य प्रणाली, जिम्मेदारी, वेतन, सभी स्तरों पर गुणात्मक सुधार की बात कही गई। तकनीकी शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा को अधिक महत्व दिया गया और हमारा जो 10+2+3 प्रणाली था यह देश के सभी राज्यों में लागू कर दिया गया और सभी राज्यों ने इसको अपनाया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत ही सभी जिलों में नवोदय विद्यालय की घोषणा की गई। उसी के आधार पर नवोदय विद्यालय की स्थापना हुई। माध्यमिक शिक्षा का पुनर्गठन किया गया और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा ही AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर ट्रेड एजुकेशन का गठन हुआ। उसी समय ओपन एवं डिस्टेंस एजुकेशन को बढ़ावा मिला, सतत मूल्यांकन पद्धति का विकास हुआ। यह शिक्षा नीति बहुत ही अच्छी थी और यह शिक्षा नीति आज तक चल रही है। अभी तो नई शिक्षा नीति लागू नहीं हुई है, तो यह शिक्षा नीति अभी तक चल रही है। अब हम देखते हैं दोस्तों कि अगला शिक्षा नीति किस प्रकार से आया और क्या आया। अगला जो शिक्षा नीति था दोस्तों, यह सन 1992 में आया और यह कोई नई शिक्षा नीति नहीं थी, बल्कि 1986 में जो शिक्षा नीति आया था उसी के कुछ कमजोर पक्षों को संशोधित कर नया राष्ट्रीय शिक्षा नीति बना दिया गया।
तो इसको हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति न कहकर संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहते हैं। इस संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए आचार्य राममूर्ति जी की अध्यक्षता में सन 1990 में 17 सदस्यीय समीक्षा समिति का गठन किया गया, जिन्होंने अपनी अपनी सिफारिशें रखी और इसको क्रियान्वयन करने के लिए, इसको लागू करने के लिए 1992 में जनार्दन रेड्डी जी की अध्यक्षता में एक नई समिति का गठन किया गया, जो जनार्दन रेड्डी समिति के नाम से जाना जाता है। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी थे एवं मानव संसाधन मंत्री अर्जुन सिंह थे। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या बात कहा गया है, किस किस पक्ष को ध्यान में रखा गया है। इसमें ध्यान रखा गया है समग्र साक्षरता अभियान, जो पहले शिक्षा नीति में कहा गया था कि शिक्षा सभी वर्गों के लिए है, सभी के लिए, उसी को यहाँ समग्र साक्षरता अभियान के नाम से सुधार किया गया। इसमें कहा गया कि प्रत्येक विद्यालय में कम से कम 3 शिक्षक होने चाहिए और 3 कमरे की व्यवस्था भी होनी चाहिए। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड और स्कूल कॉम्प्लेक्स को यथावत जारी रखा गया। इस शिक्षा नीति के तहत प्रौढ़ शिक्षा और जिला साक्षरता अभियान को बहुत ज़्यादा ही ध्यान दिया गया। कौशल प्रशिक्षण के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा पर भी ध्यान केंद्रित किया गया और हमारे जो असमर्थ बच्चे हैं, जो बीच में स्कूल छोड़ देते थे किसी कारणवश, आर्थिक कारण से हो चाहे सामाजिक कारण से हो, किसी भी कारण से जो बच्चे नियमित रूप से स्कूल नहीं जा पाते थे, उन सभी बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का प्रयास किया गया। तो यह थी दोस्तों संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992। अब हम देखते हैं दोस्तों अगला शिक्षा नीति जो है नई शिक्षा नीति 2020। दोस्तों जैसे ही 2014 में भाजपा की सरकार आई, भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया था कि हम जो है नई शिक्षा नीति लाएंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए सन 2016 में TSR सुब्रमण्यम स्वामी के अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया, जो नई शिक्षा नीति का प्रारूप तैयार करने के लिए किया गया था। परंतु इनकी सिफारिशें जो है भाजपा सरकार को पसंद नहीं आई और सन 2017 में हमारे अंतरिक्ष वैज्ञानिक पद्म विभूषण डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति का गठन किया गया, जो हमारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने के लिए किया गया था। इन्हीं के सिफारिशों के आधार पर 29 जुलाई 2020 को हमारे मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल ने 2020 का नया ड्राफ्ट, नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट पेश किया और इसमें यह नहीं कहा गया है कि यह कब लागू होगा, पर संभावित है दोस्तों कि यह सन 2022 में लागू किया जाए, परंतु कोरोना की स्थिति यदि नियम कंट्रोल में रही तो यह लागू किया जा सकता है, अन्यथा यह कुछ समय जो है आगे बढ़ भी सकता है। तो चलिए दोस्तों कि नई शिक्षा नीति में क्या क्या बदलाव किए गए हैं, क्या क्या घोषणाएं की गई हैं, इन पर ध्यान देते हैं। सबसे पहला बदलाव तो दोस्तों हमारा जो मानव संसाधन मंत्रालय था, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इसका नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रख दिया गया है। अब वह जो है MHRD न जानकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से जाना जाएगा। और इसमें मुख्य बात यह भी है दोस्तों कि जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, GDP है, GDP का 6% हिस्सा जो है शिक्षा में खर्च किया जाएगा, ऐसा घोषणा किया गया है। जो अभी नई शिक्षा नीति या संशोधित शिक्षा नीति 1992 के अनुसार 3% किया जा रहा था, उसको 6% करने का घोषणा किया गया है। और इसमें यह भी कहा गया है कि सन 2030 तक ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो GER नामांकन अनुपात जो है स्कूल शिक्षा के लिए 100% रखने का एवं उच्च शिक्षा के लिए 50% रखने का लक्ष्य रखा गया है, जो कि वर्तमान में यह अनुपात 27.4 का है। इसकी मुख्य विशेषता एक और है दोस्तों कि जितने भी संस्थान होंगे, शिक्षण संस्थान होंगे, उनमें फीस निर्धारण के लिए कैपिंग सिस्टम अर्थात सीमा की बात कही गई है। संस्थानों की उपलब्धता के आधार पर उनको ग्रेडिंग कर दी जाएगी, A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड या किसी प्रकार से ग्रेडिंग सिस्टम कर दिया जाएगा और उनके लिए जो है दोस्तों एक फीस की सीमा तय कर दी जाएगी।
जैसे कहा गया कि ए के लिए 50,000 रुपये है, तो जो भी ए ग्रेड के स्कूल होंगे वो 50,000 तक फीस ले सकेंगे। जैसे आप देखे होंगे दोस्तों कि किसी प्रोडक्ट में जो है एमआरपी लिखा होता है, मूल्य एमआरपी मान लीजिए 150 रुपये लिखा है, तो अधिकतम मूल्य 150 रुपये है, चाहे तो दुकानदार उससे कम में भी दे सकता है। उसी प्रकार से ग्रेडिंग की अधिकतम फीस सीमा निर्धारित कर दी जाएगी। अब वह संस्थान के ऊपर निर्भर करता है कि वह कितना फीस लेगा, पर उस सीमा से अधिक नहीं ले पाएगा। तो इसी प्रकार से फीस निर्धारण के लिए शिक्षण संस्थानों पर कैपिंग सिस्टम सीमा निर्धारण की बात कही गई है। एवं इसमें यह भी घोषणा किया गया है कि स्कूल एवं उच्च शिक्षा के लिए नियमित और स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी, और जब तक नियमित एवं स्थायी शिक्षक नहीं मिलते तब तक जो है शिक्षकों के लिए प्रति कक्षा पर क्लास के हिसाब से आपको भुगतान किया जाएगा। शिक्षा मित्र एडहॉक गेस्ट टीचर की व्यवस्था समाप्त कर दी जाएगी। उसके बदले में जो है प्रति कक्षा के हिसाब से, पर क्लास के हिसाब से आपको पेमेंट मिलेगा। ये तो हो गए कुछ कॉमन चेंजेस दोस्तों। अब हम देखते हैं कि स्कूल शिक्षा में क्या क्या परिवर्तन किया गया है। दोस्तों हम देखें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की बात करते हैं तो स्कूल शिक्षा में जो है सबसे पहला जो चेंजेस हुआ है दोस्तों, उसकी शिक्षण प्रणाली। शिक्षण प्रणाली में 5+3+3+4 सिस्टम को लागू कर दिया जाने की बात कहा गया है। क्या है पहले ये समझते हैं दोस्तों कि 5+3+3+4 सिस्टम क्या है। यहाँ जो आपको 5 दिख रहा है दोस्तों, इसमें कहा गया है कि आपका बच्चा 5 साल पहले गुजारेगा, उस स्टेज को कहेंगे हम फाउंडेशन स्टेज। आपका बच्चा जो पहला 5 साल स्कूल में गुजारेगा वह स्टेज फाउंडेशन स्टेज कहलाएगा, जिसको अर्ली चाइल्डहुड पॉलिसी भी कहा जाता है। इसमें बच्चा कब आएगा स्कूल? जैसा ही उसका 3 साल कंप्लीट हो जाएगा, जैसा ही उसका 3 साल कंप्लीट हो जाएगा, चौथा वर्ष में रहेगा, तब वह स्कूल में जा सकता है। और इस चौथे साल के बाद अगला 5 साल वह स्कूल में बिताएगा। तो 3 वर्ष पश्चात यदि वह स्कूल में आया और 5 साल बिताएगा तो आपके बच्चे का उम्र हो गया 8 वर्ष, अर्थात चौथे वर्ष से 8वें वर्ष तक वह स्कूल में बिताएगा, मतलब वह 5 साल रहेगा। उस 5 साल में 3 साल का जो समय रहेगा वह प्री प्राइमरी स्टेज कहलाएगा। पहला जो 3 साल का समय रहेगा वह प्री प्राइमरी स्टेज कहलाएगा, जिसको आज हम LKG, UKG, नर्सरी, PP1, PP2 के नाम से जानते हैं। तो यह समय जो है आपका 3 साल का होगा। जैसे ही ये स्टेज पूरा कर लेगा दोस्तों, आगे का जो 2 वर्ष होगा वह कक्षा में पढ़ाई करेगा। क्लास फर्स्ट एवं क्लास सेकेंड, पहली एवं दूसरी की पढ़ाई करेगा। इस प्रकार से 3 साल प्री प्राइमरी में और 2 साल कक्षा पूरा करने पर वह 5 वर्ष पूर्ण कर लेगा। इसी 5 वर्ष का जो समय आपका बच्चा स्कूल में बिताएगा, इसी को यहाँ पर 5 के रूप में दर्शाया गया है और उसी को स्टेज के रूप में अलग कर दिया गया है। तो इसकी विशेषता यह है दोस्तों कि इस फाउंडेशन स्टेज की विशेषता है कि बच्चा जो है खेल खेल में पढ़ाई सीखेगा, पढ़ना सीखेगा। उसको न बस्ते का बोझ होगा न पढ़ने का बोझ होगा, वह खेल खेल में सीखेगा और उसको किसी भी प्रकार से कोई परीक्षा नहीं ली जाएगी। और मुख्य बात यह है कि वह अपने लोकल लैंग्वेज, मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करेगा। उड़ीसा वाला है तो उड़िया से पढ़ाई करेगा, मराठी में कर सकता है, महाराष्ट्र का होगा, गुजरात का होगा तो गुजराती में कर सकता है। तो हर अपने क्षेत्रीय भाषा, अपने लोकल भाषा में वह पढ़ाई करेगा। तो दोस्तों इसमें कोई खासा बदलाव तो नहीं है। इसमें आप जानते होंगे कि यह सब व्यवस्था जो पहले से लागू है, प्ले स्कूल के रूप में चाहे आंगनबाड़ी के रूप में कहें, यह अभी भी लागू है। परंतु इसको अच्छे से लागू करने के लिए, सुचारू रूप से लागू करने के लिए इसके ढांचे को मजबूत करने की बात कही गई है। इसी ढांचे को मजबूत कर दिया जाएगा। अब हम देखते हैं दोस्तों आपका जो अगला 3 है यहाँ पर, यह 3 जो है आपका प्रीपरेटरी स्टेज में गुजारा जाएगा। बच्चा आपका 5 साल पूरा किया यहाँ, तब तक उसकी उम्र हो गई 8 वर्ष, मतलब अगला 9वां वर्ष से 11वां वर्ष जो है बच्चा 3 साल प्रीपरेटरी स्टेज में गुजारेगा। आपका बच्चा जो है तब तक कक्षा तीसरी, चौथी, पाँचवीं, 3rd, 4th, 5th में आ जाएगा।
इसमें वह पढ़ाई करेगा। इसकी विशेषता यह है कि इसमें परीक्षा प्रारंभ हो जाएगी, इसमें हम जो है एग्ज़ाम लेना स्टार्ट कर देंगे और पढ़ाई वही मातृभाषा में की जाएगी। मातृभाषा में पढ़ाई करने का विचार इसलिए रखा गया है क्योंकि वैज्ञानिकों एवं शिक्षाविदों का मानना है कि बच्चा जो है अपने मातृभाषा में आसानी से सीखता है और अच्छे से सीखता है। इसीलिए जो है आपका चौथे वर्ष से 11 वर्ष तक मातृभाषा में शिक्षा की बात कही गई है। अब आपका बच्चा 11 वर्ष तक पूर्ण कर लिया और कक्षा 5 भी पूरा कर लिया, उसका जो आने वाला अगला 3 साल होगा दोस्तों, यह अगला 3 साल मिडिल स्टेज में जाएगा। आपका बच्चा आगे का 3 साल मतलब 11 साल तो यहाँ पूरा कर लिया, 12वें साल से लेके 14वें साल तक इस मिडिल स्टेज में गुजारेगा, तब तक वह कक्षा 6वीं 7वीं 8वीं पूरा करेगा। तो जैसे ही बच्चा आपका मिडिल स्टेज में जाएगा, उसमें उसको कंप्यूटर की शिक्षा की शुरुआत हो जाएगी, उसको कंप्यूटर का एजुकेशन स्टार्ट कर दिया जाएगा और कंप्यूटर एजुकेशन के साथ साथ सॉफ्टवेयर कैसे बनता है इसकी जानकारी देनी शुरू हो जाएगी। मतलब लैंग्वेज कोडिंग भी सिखाया जाएगा, जैसे सी लैंग्वेज होते हैं, फॉक्स प्रो होते हैं, विजुअल बेसिक होते हैं, ये सब कंप्यूटर के लैंग्वेज हैं, उनका भी अध्ययन कराया जाएगा। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि कक्षा 6वीं से वोकेशनल कोर्स मतलब व्यावसायिक शिक्षा की भी शुरुआत कर दी जाएगी। उनको कोई एक वोकेशनल कोर्स भी करना होगा, जैसे सिलाई कढ़ाई बढ़ई का काम, राजमिस्त्री का काम, ऐसे बहुत सारे काम हैं, उनको उनके कोर्स में शामिल कर दिया जाएगा, ताकि बच्चा जैसे उस 12वीं पढ़कर बाहर निकलता है स्कूल से, उसके पास रोजगार के लिए उसके हाथ में कुछ न कुछ हो। इसलिए वोकेशनल कोर्स को कक्षा 6वीं से लागू करने की बात कही गई है। अब हम देखते हैं दोस्तों, आपका यहाँ पर जो 4 लिखा हुआ है, यह 4 अगला कहलाता है आपका सेकेंडरी स्टेज। मतलब बच्चा अगला 4 साल आपका इस सेकेंडरी स्टेज में गुजारेगा। तो 14 वर्ष तो आपका मिडिल स्टेज में पूरा हो गया, तो बच्चा जाहिर सी बात है 15 वर्ष से सेकेंडरी स्टेज में एंट्री करेगा और वह 18 वर्ष तक रहेगा। इस 4 वर्ष के समय में वह बच्चा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की पढ़ाई पूरी कर लेगा। इसमें विशेषता यह है कि इसमें कोई अन्य या विदेशी भाषा भी सीख सकेगा। जैसे आपका प्रिपरेटरी स्टेज तक मातृभाषा में पढ़ाई करता था, तो यहाँ पे कोई अन्य भाषा या विदेशी भाषा भी ले सकेगा, सीख सकेगा। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि मल्टी डिसिप्लिनरी सिस्टम, बहुविषयक सिस्टम को लागू कर दिया गया है। मतलब अब पहले हमारा क्या होता था कि जैसे हमने 10th कंप्लीट करते थे, 11 12th के लिए हमको कोई एक सब्जेक्ट पसंद करना होता था, जिसमें हम साइंस आर्ट्स कॉमर्स ये सब विषय हम लेते थे, और जो विषय हम लेते थे उसके अनुसार उसकी पढ़ाई करते। जैसे हमने साइंस लिया तो साइंस में बायो मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री इनका स्टडी करते थे। आर्ट्स लेने पर हिस्ट्री जियोग्राफी इकोनॉमिक्स वगैरह का स्टडी करते थे। कॉमर्स में अकाउंट इकोनॉमिक ये सब चीज़ पढ़ते थे। तो अब ऐसा सिस्टम नहीं है, कोई बच्चा किसी भी विषय को ले सकेगा और किसी भी विषय को लेकर पढ़ाई कर सकेगा। मतलब कोई बच्चा जो है मैथ्स के साथ साथ अकाउंट भी ले सकेगा, हिस्ट्री भी पढ़ सकेगा। तो जो भी चाहे सब्जेक्ट वह पसंद कर एक ग्रुप बनाकर पढ़ाई कर सकता है। इसमें जो है दोस्तों, आप एक जो है आपका मेजर सब्जेक्ट होगा और एक जो है आपका माइनर सब्जेक्ट होगा। तो इस तरह से बहुविषयक तंत्र को लागू कर दिया जाएगा। मतलब आप किसी स्ट्रीम से 12वीं कक्षा पास नहीं करेंगे, आप बहुत सारे विषय के साथ 12वीं कक्षा पास करेंगे। इसमें एक और विशेषता है दोस्तों इस स्टेज में, सेकेंडरी स्टेज में, कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार किया गया है, जिसमें कहा गया है कि बोर्ड एग्जाम जो है 2 भाग में होगा। मतलब इसमें भी सेमेस्टर सिस्टम लागू कर दिया गया है। परीक्षा जो है साल में 1 बार ना होकर साल में 2 बार किया जाएगा। मतलब 6 महीने में आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। इसका फ़ायदा यह है दोस्तों कि एग्ज़ाम यदि साल में 1 बार होता है तो बच्चा जो है 2-4 महीना जम कर पढ़ाई करता था और पास हो जाता था, पढ़ता था, रट्टा मारता था। तो सेमेस्टर सिस्टम होने से क्या होगा कि वो बच्चे को शुरुआत से ध्यान देना पड़ेगा, शुरुआत से उसको एक्टिव रहना पड़ेगा, क्योंकि 6 महीने में उसके एग्ज़ाम होने हैं, तो वह शुरू से ध्यान देगा। इसलिए उसको सेमेस्टर सिस्टम लागू करने की बात
कही गई है। तो ये हो गई दोस्तों आपकी स्कूल शिक्षा की कुछ विशेष चेंजेस। इसमें कुछ और चेंजेस हैं, देखते हैं स्कूल शिक्षा को लेकर। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को मेन करिकुलम में शामिल किया जाएगा। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, खेल कूद होते हैं, इनको मेन कोर्स में शामिल कर लिया जाएगा। साथ ही साथ इसमें रिपोर्ट कार्ड की जो तैयारी होगी, रिपोर्ट कार्ड जो दिया जाएगा वो लाइफ स्किल के आधार पर दिया जाएगा। लाइफ स्किल के आधार पर कहने का मतलब है कि वह स्वयं का आकलन कैसे करता है, स्वयं को कितना नंबर देता है, उसको उसके दोस्त कितना नंबर देते हैं, उसको जो टास्क दिया गया था लाइफ स्किल के लिए उस टास्क के आधार पर उसको नंबर दिया जाएगा। और प्रयोग जो प्रायोगिक विषय होते हैं उनके आधार पर भी उसको नंबर दिया जाएगा। और साथ ही साथ थ्योरी पर भी नंबर दिया जाएगा। इसमें थ्योरी का वेटेज कम हो जाएगा, बाकी चीज़ों का वेटेज बढ़ जाएगा। इसमें क्या होगा, इससे फ़ायदा क्या होगा कि स्वयं को वह जान सकेगा कि उसने इस चीज़ को पाने के लिए, किस चीज़ को हासिल करने के लिए अपने आप को कितना प्रतिशत दिया, उसके आधार पर स्वयं को नंबर देगा। साथ ही साथ दोस्त भी उसके उसके जो दोस्त होंगे, फ्रेंड सर्कल होंगे, वो भी इसको नंबर देंगे। इससे उनके साथ संबंध अच्छा बना रहेगा, सौहार्द बना रहेगा। इस प्रकार से रिपोर्ट कार्ड में लाइफ स्किल शामिल करने की बात कही गई है। और इसमें एक और खासियत यह है, महत्वपूर्ण बिंदु यह है दोस्तों कि आरटीई के तहत जो कुछ बच्चे स्कूल में एडमिशन लेते थे जिनका फीस सरकार जमा करता था, वह पहले जो है 6 से 14 वर्ष तक लिया जाता था, जो अब बढ़ाकर 3 से 18 वर्ष तक कर दिया गया है। मतलब बच्चा जब से स्कूल शुरू करेगा और जब स्कूल से निकलेगा तब तक वह आरटीई के दायरे में आएगा। यह तो हो गई दोस्तों नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्कूल शिक्षा में बदलाव का। अब हम देखते हैं कि उच्च शिक्षा में क्या क्या बदलाव किए गए हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उच्च शिक्षा में जो है दोस्तों मुख्य बदलाव किया गया है कि उच्च शिक्षा में आपका मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट सिस्टम लागू कर दिया गया है। पहले जब हम पढ़ाई करते थे तो क्या करते थे दोस्तों कि 3 साल का ग्रेजुएशन होता था जिसमें फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर लिया जाता था। और मास्टर डिग्री जो होता दोस्तों वो 2 साल का होता था, इसमें फर्स्ट ईयर और फाइनल ईयर के नाम से जानते थे। तो इसमें होता क्या था दोस्तों कि यदि आप फर्स्ट ईयर की पढ़ाई कर रहे हैं और सेकेंड ईयर भी पढ़ लिए, लेकिन सेकेंड ईयर के बाद आप यदि स्कूल आना बंद कर दिए, कॉलेज आना बंद कर दिए, कॉलेज आप नहीं कर पाए, किसी भी कारणवश आप कॉलेज को जारी नहीं रख पाए, तो जब आप अगली बार आते थे तो आपको पुनः जो है फर्स्ट ईयर से पढ़ना पड़ता था। आपको शुरुआत फर्स्ट ईयर से करनी होती थी। या आप दूसरा विषय पसंद कर रहे हैं, जैसे आर्ट्स में हैं या साइंस में हैं, तो आर्ट्स में जाना चाहते हैं तो शुरू से आपको पढ़ना पड़ता था। भाई आप साइंस में पढ़ाई कर चुके हैं 2 साल, आप चाहते हैं आर्ट्स में जाना है तो आपको शुरुआत से पढ़ना पड़ता था। तो ये सब चीज़ों को हटा दिया गया है और कहा गया है कि कोई भी बच्चा किसी भी साल में छोड़ सकता है और उसके आगे कभी भी वो प्रवेश कर सकता है। इसी को कहते हैं मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट सिस्टम। तो इसमें होगा क्या दोस्तों कि जब कोई बच्चा जो है अंडर ग्रेजुएशन में जाकर फर्स्ट ईयर कंप्लीट करता है, पहला साल कंप्लीट करता है, तो उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिसकी वैल्यू होगी। मतलब पहले साल पढ़ाई करके वह सर्टिफिकेट मिल जाएगा, चाहे तो वह सर्टिफिकेट के आधार पर कोई रोजगार खोज सकता है या कर सकता है। अब जैसे ही वह सेकेंड ईयर कंप्लीट करता है उसे डिप्लोमा दिया जाएगा, तो चाहे तो वह डिप्लोमा के आधार पर भी रोजगार प्राप्त कर सकता है। और जैसे ही वह 3 साल पूरा करता है उसे डिग्री दे दी जाएगी ग्रेजुएशन की, जिसके आधार पर वह रोजगार प्राप्त कर सकेगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट को जो एग्ज़ाम होते हैं यूपीएससी, स्टेट पीएससी, इनमें भी वो शामिल हो सकेगा। जैसा कि पहले होता था वैसे ही 3 साल कंप्लीट करने पर उसमें भी कर पाएगा। परंतु वह कॉलेज का 4 साल जैसे पूरा करता है उसको रिसर्च का सर्टिफिकेट मिलेगा, रिसर्च मिलेगा उसको, तो रिसर्च करना होगा उसको चौथे साल। तो 3 साल तो ग्रेजुएशन करेगा और जैसे 3 साल बाद निकल गया वह, तो चौथे साल वह रिसर्च की पढ़ाई करेगा। तो कहीं भी किसी भी स्टेज में यदि वह बच्चा छोड़ता है तो आगे जाकर वह कभी भी एंट्री कर सकता है।
तो इस प्रकार से आपका 4 साल का अंडर ग्रेजुएशन कार्यक्रम हो गया। और जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करते हैं, तो जिन्होंने 4 साल तक फर्स्ट ईयर से लेके फोर्थ ईयर तक की पढ़ाई की है, उसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन 1 साल का होगा। और जिसने थर्ड ईयर में छोड़ दिया है और मास्टर डिग्री करना चाहता है, पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहता है, तो उसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल का होगा। मतलब कुल मिलाकर पहले भी हमको 5 साल लगता था और अभी भी 5 साल पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए लगेगा। 4 साल कॉलेज में और 1 साल पोस्ट ग्रेजुएशन में, या फिर 3 साल कॉलेज में और 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन में। इस प्रकार से 5 साल में अभी भी हमारा मास्टर डिग्री कंप्लीट होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा। पर सिस्टम में चेंजेस आ गए हैं दोस्तों। इसमें उस उच्च शिक्षा में कॉलेजों को ऑटोनॉमस करने की बात भी कही गई है। यह ऑटोनॉमस जो है एक्रेडिटेशन के आधार पर किया जाएगा, मतलब उनमें रैंकिंग की जाएगी, रैंक दिया जाएगा। जो अभी आप देखे होंगे दोस्तों कि एनएससी की टीम आती है और रैंकिंग करके चली जाती है। किसी को ए ग्रेड, किसी को ए प्लस प्लस ग्रेड, किसी को ए प्लस ग्रेड देके चली जाती है। तो इस आधार पर जितने भी शिक्षण संस्थान होंगे, कॉलेज होंगे, उनको ऑटोनॉमस कर दिया जाएगा, मतलब स्वयं अपने आप को चलाएंगे, जो केंद्र सरकार द्वारा देखा जाएगा, उनके द्वारा मॉनिटरिंग की जाएगी। जैसे यूनिवर्सिटी को लेकर डीम्ड यूनिवर्सिटी, ये सब जो रैंकिंग के आधार पर होते हैं, इस आधार पर उनको ऑटोनॉमस किया जाएगा। और अभी फिलहाल दोस्तों वर्तमान में ग्रेजुएशन सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए यूजीसी था, यूनाइटेड यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, एआईसीटीई ऑल इंडिया काउंसिल फॉर ट्रेड एजुकेशन था, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एनसीटीई। इन सब को समाप्त कर दिया जाएगा और कोई एक संस्था होगी जो इस सारे उच्च शिक्षा को रेगुलेट करेगा। मतलब एक ही रेगुलेटरी सिस्टम की बात कही गई है, बहुत सारे रेगुलेटरी सिस्टम नहीं रहेंगे। और इन शिक्षा व्यवस्था को मॉनिटरिंग करने के लिए राष्ट्रीय मिशन की बात कही गई है। साथ ही साथ रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की बात कही गई है। इसमें कहा गया है कि हम एनआरएफ की स्थापना करेंगे। शिक्षा में तकनीकी को बढ़ावा देने की बात भी कही गई है और दिव्यांगजनों के लिए शिक्षा में बदलाव की बात भी कही गई है। क्या बदलाव होगा यह तो समय आने पर ही पता चलेगा। और साथ ही साथ सरकारी एवं प्राइवेट शिक्षा का मानक एक समान होगा, एक समान उनका मानक या मापन किया जाएगा। और सबसे मुख्य बात तो यह है दोस्तों कि जितने भी विश्वविद्यालय हैं, उन सभी विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए केवल और केवल एक ही प्रवेश परीक्षा होगा। अभी होता क्या था, जेएनयू, बीएचयू, एएमयू, इन सब के लिए अलग अलग प्रवेश परीक्षा होता था। हर यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग प्रवेश परीक्षा लिया जाता था, जो कि समाप्त होकर एक ही प्रवेश परीक्षा लिया जाएगा। उसी के आधार पर आप विश्वविद्यालय में प्रवेश कर सकेंगे। इन सभी दायरों से लीगल और मेडिकल एजुकेशन को दूर किया गया, उनको शामिल नहीं किया गया कि उन सब पर यह नियम लागू नहीं होंगे। उनके लिए अलग रेगुलेटरी सिस्टम होगा, वो उनको अलग तरह से चलाया जाएगा। और साथ में यह भी घोषणा किया गया है कि 8 क्षेत्रीय भाषाओं में नए चैनल शुरू किए जाएंगे। 8 क्षेत्रीय भाषाओं में ई कोर्सेज के लिए चैनल शुरू किए जाएंगे। जो भी आप देखेंगे फ्री टू एयर चैनल पे यूजीसी के चैनल आते हैं, वंदे भारत के चैनल आते हैं, वंदे गुजरात के चैनल आते हैं। ये सब जो चैनल है दोस्तों एजुकेशन के लिए हैं। वैसे ही 8 क्षेत्रीय भाषाओं में सैटेलाइट द्वारा ई कोर्सेज चलाए जाएंगे। तो ये हो गए दोस्तों कुछ मुख्य बदलाव आपके नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का। तो दोस्तों यह जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। यदि अच्छा लगा तो आप इसको शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।